फरहान फारानी टेलर सोलिसिटर के मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तानी नयाद बैरिस्टर फरहान फारानी से मिलने वाटफोर्ड बर्तानिया में उनके घर पहुंचे। घर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। बैरिस्टर इब्ने बैरिस्टर हैं, आपके वालिद साहब ने भी बैरिस्ट्री की, आप भी बैरिस्टर बने। क्या उनकी इंस्पिरेशन थी जो आपने कानून की तालीम हासिल की? इंस्पिरेशन तो नेचुरली फ़ादर की तरफ से थी। उन्होंने 1962 में लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री की थी। उसके बाद फिर काफ़ी किताबें लिखी पंजाब यूनिवर्सिटी में। 35 किताबें लिखी? जी बिल्कुल। उनकी किताबें यहाँ पे ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं, कांग्रेस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के लिए भी काम किया उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से। आपने पाकिस्तान में भी तालीम हासिल की, फिर बरतानिया में भी पढ़े। आपने दोनों के निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क देखा? यहाँ का निसाब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन जो टीचिंग क्वालिटी और एक्सपीरियंस के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो वहाँ पे आपको मिलती है वो है ग्रिट। और उसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी के अंदर एक डिटर्मिनेशन के साथ कुछ करना चाहते हैं, और आपके फैमिली के अंदर रोल मॉडल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पढ़े? पाकिस्तान में मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बैचलर्स किया, फिर यहाँ से LLB ऑनर्स किया लंदन से, और फिर सिटी यूनिवर्सिटी से इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बैरिस्ट्री की। उसके बाद फिर मैं एक इंग्लिश लॉ फर्म में काम कर रहा था। दैन आई रियलाइज़ के क्योंकि यहाँ पे बैरिस्ट्री और सोलिसिटर्स के दरमियान बहुत फ़र्क है, तो अगर आपने लॉ फर्म बनानी है तो फिर आपको सोलिसिटर होना चाहिए। तो आई क्रॉस क्वालिफाइड एज अ सोलिसिटर। बैरिस्टर तो सोलिसिटर से बड़ा होता है, लेकिन आप जो हैं वो पहले बैरिस्टर बने फिर सोलिसिटर, ऐसा क्यों? जो बैरिस्टर्स हैं उनके पास एडवोकेसी राइट्स हैं, वो अदालत में जाके क्लाइंट्स के केस को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक अ कंसल्टेंट। तो क्या बैरिस्टर का ऑफिस नहीं होता? उनका दफ्तर नहीं होता, वो चेंबर्स में काम करते हैं। जो सोलिसिटर्स हैं वो क्लाइंट से भी डील करते हैं, फाइनेंसेस से भी डील करते हैं, और एज अ लॉ फर्म आप फिर लोगों को हायर भी कर सकते हैं। बतौर वकील अब तक किन मशहूर मुकदमात में आप पेश हुए हैं? क्लास लिटिगेशन के केसेस किए, जिसके अंदर एक ट्वेक का केस था जिसको हम कोर्ट ऑफ अपील में लेके गए, PIA का केस था जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में जाके जीते, और फिर हमारी अपनी चैरिटी भी है फरानी टेलर फाउंडेशन, जिसके अंदर हम वो लोग जो कि लीगल फ़ीस नहीं दे सकते उनका प्रो बोनो काम करते हैं। और कौन कौन से पाकिस्तान के केस किए? जो भी पाकिस्तान एम्बेसी का मसला होता है हम इन्वॉल्व हैं। निज़ाम ऑफ हैदराबाद का केस था, उसके अलावा सलमान बट को हमने रिप्रेजेंट किया जब लुधियाना के अंदर क्रिकेट काउंसिल ने बैन कर दिया था। क्रिमिनल पार्ट के अंदर हम इंगेज नहीं थे। उसके अलावा जब भी कोई रिस्ट्रिक्शन आती है पाकिस्तान के हवाले से, तो जैसे पाकिस्तान एम्बेसी ने हमें इंगेज किया कि जो पाकिस्तान के राइस हैं उनकी GI इंडेक्स इंडिया के अंदर अटैच हो गई है, और अब वो मैंगोज़ को भी जो ट्रेडमार्क है उसकी इंडेक्सिंग इंडिया के हवाले से कर रहे हैं, तो उसके हवाले से फिर हमने उन्हें एडवाइस प्रोवाइड की। जहाँ पे भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट होता है वी आर ऑलवेज देयर। घर से रवाना हुए। सेंट्रल लंदन में वाक़या फरहान फारानी टेलर सोलिसिटर के हेड ऑफिस पहुंचे। डायरेक्टर्स ने इस्तकबाल किया। लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी पहुंचे। जब डेविड कैमरॉन ने अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी लिंकन्स इन में, तो ये जो हॉल है ग्रेट हॉल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है जिसके अंदर लॉ के सबसे बड़े गिवर्स है। जब जिना यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस हॉल को देखा और इसमें प्रॉफिट मोहम्मद की भी डिपिक्शन है, तो उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने रिकग्नाइज़ किया प्रॉफिट मोहम्मद को एज अ लॉ गिवर तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। और 4 इन्स हैं, 4 में से कोई सी भी एक इन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम उन्हीं को फॉलो करते हुए, जिना को फॉलो करते हुए, भुट्टो साहब को फॉलो करते हुए, हमारी एक उनसियत है लिंकन्स इन के साथ। जो नेहरू हैं वो ग्रेज इन गए, गांधी साहब जो हैं वो मिडिल टेम्पल इन गए,
और जिन्ना साहब जो है वो लिंकन से आए, और भुट्टो साहब। और भुट्टो साहब भी लिंकन से आए। इसीलिए हम सारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और हम यहीं पे लिंकन सिंह में आके ज्वाइन करते हैं और इसी की वैल्यूज़ को फिर आगे प्रमोट करते हैं। 600 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है, 1422 में बनी थी। और जना साहब भी ने भी यही बिल्डिंग देखी होगी। बिल्कुल इसी बिल्डिंग में गए थे वो, और यही ग्रेट हॉल है जहाँ पे उन्होंने पोर्ट्रेट देखा था, यहीं पे उन्होंने अपनी डाइनिंग की, अपनी लीगल एजुकेशन कंप्लीट की। आपको अल्लाह ताला ने इतना मकाम दिया, लिंकन जिन में आए, कामयाब वकील बने, बैरिस्टर बने, सोलिसिटर बने। अगर आप पाकिस्तान में होते तो क्या ये मकाम हासिल कर पाते? आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ श्योर है कि जितनी आप मेहनत करें उतना ही आपको यहाँ पे उसका फल मिलता है। और ओपन सोसाइटी है पाकिस्तान के ऊपर, लोगों के छक्के तो बड़े लगते हैं, बट वहाँ पे अगर होता और मेहनत करता तो हम पूरी उम्मीद हूँ कि वहाँ पे भी नाम बनता। लेकिन आई थिंक अल्लाह ने मेरे से बड़ा काम लंदन में रह के करवाना था, तो आई थिंक आई एम रियली ग्लैड कि मैंने यहाँ पे मेहनत की और यहीं पे मुझे फल मिला उसका। पाकिस्तान में क्या मसला है, क्यों नहीं लोग इस तरह तरक्की कर पाते? क्योंकि मेरिट्स के ऊपर बात नहीं बनती। जब आप एविडेंस के साथ एक केस को प्रेजेंट करते हैं तो पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स भी होती है अनफॉर्चुनेटली, और कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास जो फैक्ट्स हैं, जो आपके पास एविडेंस है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको फिर रेमेडी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मिलती है। लाइब्रेरी का दौरा किया, कैलेडोनियन क्लब हाइड पार्क पहुंचे। कैलेडोनियन क्लब के सेक्रेटरी और फरहान टेलर सोलिसिटर के एडवाइजर रिचर्ड मुयर और कंपनी डायरेक्टर आमिर रहमान, साबिक सफीर शाहिद मलिक ने इस्तकबाल किया। ऑफिस के मेंबर्स के साथ मीटिंग की। आप ये बताएं कि आपने यहाँ PIA का केस लड़ा, वो जीता, उसके क्या जो थी उसकी क्या मामलात थे, क्या कैसे केस जीता? इशू ये था कि बहुत सारे विटनेसेस जो PIA के थे दे वर नॉट फोर्थ कमिंग, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, और उस वक्त पिछले वकीलों की फ़ीस भी आउटस्टैंडिंग थी, और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ट्रायल डेट स्टार्ट हो रही है और हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, और लेकिन हम इतना क्विकली, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंसेस हैं, बहुत जल्दी मूव नहीं कर सकते, तो आपको इसके अंदर भी एक बोल्ड स्टेप लेना होगा। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई सैट डाउन, और मैंने सोचा कि एज अ बैरिस्टर हम यहाँ पे प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो उस वक्त फिर हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, और हमने फिर मुश्तरका तौर पे बोर्ड मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला किया कि हम इस केस के अंदर PIA को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें फ़ीस मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन ये हमारी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपको मिली फीस? बहुत मुश्किलों से मिल गई, अल्लाह का शुक्र है लेकिन काफ़ी देर बाद मिली। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उस इनिशिएटिव की वजह से जो हमें इज़्ज़त दी और जो कामयाबी दी, उसके सामने वो फ़ीस की कोई हैसियत नहीं रही। फिर आप ये बताएंगे जो यहाँ पाकिस्तान के जो टॉप के वकील हैं और यहाँ जो टॉप के वकील हैं, उनकी फ़ीस में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो करेंसी का फ़र्क है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि पर आवर की बेसिस के ऊपर यहाँ पे चार्ज किया जाता है। कितना पर आवर ले लेते हैं? सर PIA के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जो दूसरी साइड से फ़ीस थी वो £250,000 आउटस्टैंडिंग था जो उन्होंने कोट किया हुआ था, और आगे जाने के लिए $750,000 की फ़ीस कोट कर रहे थे केस को, PIA के केस को आगे ले जाने के लिए। और उस केस को जब हमने रिप्रेजेंट किया वो फिर आगे चलता रहा, और फिर
सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजेस ने यूनानिमस फैसला हमारे हक में किया और PIA को हमने 25 मिलियन बचा के दिए उस केस के अंदर। पाकिस्तान में तो जो टॉप लॉयर्स हैं वो बड़े अमीर हैं, जो हाईएस्ट टैक्स देते हैं पाकिस्तान में। यहाँ जो लॉयर्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका अर्निंग है, उसका क्या लेवल है? यहाँ पे 6 फिगर्स एक नॉर्मल है। पाकिस्तानी कितने हुए? तकरीबन 1 मिलियन प्लस इज नॉर्मल। $1 मिलियन अंश कितना बनता है? 25 करोड़। तो फिर तो ये आम आदमी की पहुंच से इंसाफ बहुत दूर होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी, एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। लीगल एड मौजूद है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो हैं जो हेल्प करते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान के मुकाबले में अर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो जजेस और वकला की लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। वकला अक्सर शाकी होते हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। यहाँ भी जजेस और वकला में लड़ाइयाँ होती हैं? नहीं जी, यहाँ पे तो जजेस के पास बहुत ज़्यादा राइट्स हैं और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट के मुताबिक बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और कुछ अगर यहाँ पे वकला शरारत करें तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बेसिस के ऊपर उनको अच्छा खासा सबक सिखाया जा सकता है। यहाँ अदलिया कितनी आज़ाद है? पाकिस्तान में तो बड़ी शिकायत हैं इस हवाले से। मुझे एक बात का यकीन है कि अगर मेरा यहाँ पे किसी ब्रिटिश नेशनल के साथ डिस्प्यूट है तो जब मैं अदालत में जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। कोई तासुब नहीं बरता जाता। कोई तासुब नहीं बरता जाता। ये जो कहते हैं रेसिज्म है, ये कहते हैं इस्लामोफोबिया है, ये किस हद तक दुरुस्त है? इस्लामोफोबिया के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टिवली बाहर आना पड़ेगा, हमें कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, हमें इस ब्रिटिश सोसाइटी के साथ मिल के उन गैप्स को ब्रिज करना होगा, बजाय ये कि हम गेटोस के अंदर रह के और फिंगर पॉइंट करें एक दूसरे के ऊपर। आप कैसे अच्छे वकील बन गए? क्या किया आपने? मैं जी अपने गुनाहों की वजह से वकील बन गया, क्योंकि मेरे वालिद साहब बैरिस्टर हैं। वैसे असल में मैं पायलट बनना चाहता था और लेकिन मुझे फिर उसी डायरेक्शन के अंदर डाला गया एंड आई फाउंड माय फ्लेवर फॉर लॉ। और बाकी है कि जो पायलट का कोर्स है वो बाद में जब मुझे मौका मिला तो लंदन में आके देन आई ज्वाइन अ फ्लाइंग स्कूल। अच्छा, आप तो इस लिहाज से करते हैं? अभी आई हैव नॉट पास्ड आउट येट बट आई हैव ज्वाइंड और अपना शौक मैं वहाँ पे पूरा कर लेता हूँ। पाकिस्तान और बरतानिया के मुश्तरका थिंक टैंक के साथ लंच किया। 3 कोर्स खाना सर्व किया गया। सॉवेनियर पेश किए गए, ग्रुप फोटो बनवाई गई। वॉक करते हुए रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचे। लंदन का अदालती निज़ाम बड़ा मारूफ है दुनिया भर में। यहाँ लोग समझते हैं उनको इंसाफ मिल जाता है। क्या इसकी वजह क्या है? यूके का एक बड़ा यूनिक सिस्टम है कि यहाँ पे कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे केसेस जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे आगे प्रमोट होते हैं और जो एक जज फैसला कर लेता है वो सब पे सादिक होता है। दूसरा, कॉलोनियल लेगेसी की वजह से यूके ने लीगल सिस्टम सब ममालिक को दिया आगे और आज भी उन ममालिक के अंदर वही कानून चल रहा है, वही अदालती निज़ाम चल रहा है। और तीसरी बात ये कि यहाँ का जो लीगल एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ जो है बहुत अच्छे लॉयर्स को पैदा करती हैं, पूरी दुनिया में वो रिकग्नाइज़ होते हैं। और चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यूके चूँकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को बनाता है और कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर एक्टिव रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे जो जजमेंट इम्प्लीमेंट होती है वो फिर सारे ममालिक के अंदर रिकग्नाइज़ होती है और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को ख़ास तौर पे फोर फ्रंट पे रखा जाता है। ब्रिटेन ने 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा लॉ पास किया जिसके अंदर इंडिविजुअल लोगों की लिबर्टी, उनकी फ्रीडम, उनकी शख्सी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो राइट्स हैं उनको गारंटीड किया गया और उसको हमेशा से फोर फ्रंट पे रखा जाता है। रूस हो, अरब हो, पाकिस्तान हो, दुनिया भर के ममालिक के लोग
आखिर लंदन ही का इंतखाब क्यों करते हैं कि यहाँ इंसाफ मिलेगा? जितने भी रशियन ओलिगार्क्स हैं, अभी रिसेंटली राशिद अल मखतूम जो कि दुबई के रूलर हैं, उनकी डिवोर्स के हवाले से यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अमेरिका से जॉनी डेप की डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स यहाँ पे चल रही थी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फेयर सिस्टम है, जो भी आपके इंटरनेशनल एसेट्स हैं उनकी 50% डिस्ट्रीब्यूशन होती है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान। अगर डिवोर्स हो जाए तो जो भी हस्बैंड और वाइफ के ने कमाया है शादी के बाद, उसकी 50% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। प्लस यहाँ पे पोस्ट नप्चुअल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्री नप्चुअल एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द एंडोर्समेंट ऑफ द जज, अगर उसको एज अ फैक्टर कंसीडर किया जाता है। और फिर यहाँ पे चाइल्ड कस्टडी के हवाले से चाइल्ड की वेलफेयर को देखा जाता है। पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो सियासी मामलात में उलझी रहती हैं। यहाँ अगर कोई सियासी मुकदमा आ जाए तो जजेस का क्या तरीका होता है? एक चीज़ की गारंटीड होती है कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उसी के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस और फेयरनेस को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए फैसला होता है। जजेस मुतस्सब नहीं होते यहाँ, या एक पार्टी या दूसरी पार्टी के हामी नहीं होते? नहीं, यहाँ पे इसी चीज़ की गारंटी दी जाती है कि जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। इवन दो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उनकी सैलरी देती है, लेकिन जजेस जो हैं वो पूरी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पे जो भी फैसला होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। लेकिन वो भी ज़ाहिर है किसी न किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता तो होते होंगे, फिर वो कैसे आज़ादाना फैसले कर लेते हैं? यहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और इसीलिए क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर ज्यूरी सिस्टम है कि ज्यूरी डिसाइड करेगी पॉइंट ऑफ फैक्ट, यानी अवाम ज्यूरी। क्राइम के अंदर, क्राउन कोर्ट के अंदर ज्यूरी डिसाइड करेगी कि पॉइंट ऑफ फैक्ट के ऊपर। लॉ जो है वो जज डिसाइड करेगा। बड़े केसेस के अंदर जजेस पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों के ऊपर डिसाइड करते हैं। इंडिविजुअल केसेस के अंदर में भी जजेस किसी हद तक ज़ाती तौर पे इन्फ्लुएंस होते हों, लेकिन सिस्टमेटिक तौर के ऊपर पूरी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इल्फर्ड मशरकी लंदन में वाक़या अपने दफ्तर फरहान टेलर सॉलिसिटर पहुंचे। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। इल्फर्ड लंदन का ये जो इलाका है, यहाँ पे एशियाई और पाकिस्तानी बाशिंदों की अक्सरियत है। यहाँ इनके कानूनी मसाइल क्या हैं? क्या एक जैसे हैं, मुख्तलिफ हैं? यहाँ पे 35,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ बसती हैं। उसके अलावा जो सिख्स और हिंदूज़ हैं वो भी यहाँ पर हैं, और हमारे मसले काफ़ी हद तक इस कम्युनिटी के अंदर सेम है। और यहाँ पे भी जो फैमिलीज़ के दरमियान मेंटल इलनेस के इश्यूज़, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, बिजनेस इश्यूज़। मेंटल इलनेस के क्यों इश्यूज़ हैं और प्रॉपर्टी के क्या डिस्प्यूट्स हैं? आई थिंक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर आप खूब से खूब तर की ख्वाहिश में जब आगे भागते हैं तो फिर जो आपका फैमिली के साथ बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यही एक अच्छी बात है पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ पे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, फ्रेंड्स हैं, और एक दूसरे के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मेंटल इलनेस कम है एज़ कम्पेयर टू लंदन। आपकी ये जो लॉ फर्म है फरहानी टेलर, इसमें कितने वकील काम करते हैं, कितने सोलिसिटर हैं, कितने बैरिस्टर हैं, और आपकी ये जो लॉ फर्म है इसकी रैंकिंग क्या है यहाँ की लॉ फर्म्स में? हमारी 4 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पर, और सेंट्रल लंदन के अंदर चांसरी लेन, ब्लैक फ्रायर्स, ये जो 1 माइल का लीगल एरिया है जहाँ पे रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, कंस्ट्रक्शन कोर्ट है। यहाँ पे सिर्फ स्पेशलिस्ट बैरिस्टर्स और सोलिसिटर्स के ऑफिसेज़ हैं और सीनियर जजेस के ऑफिसेज़ हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगा के बैठे हुए हैं लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर, और हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अज़म की बात है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। कितने लोग काम करते हैं आप? 100 का स्टाफ है, और 60 लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग यहाँ पे फैमिली लॉ, हाउसिंग और क्राइम के अंदर लीगल एड हमारे पास मौजूद है, जिसका मकसद ये है कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो फ़ीस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें पे करती है, और उसकी वजह ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीगल फैसिलिटी मिल सके। दूसरा, यहाँ पे लीगल 500 के नाम से एक डायरेक्टरी मौजूद है जिसके अंदर एंट्री काफ़ी मुश्किल होती है।
उसके लिए ऑडिट होता है। हम लोग लीगल 500 के अंदर भी हैं और हम लेक्सल एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट है हमारे पास। आपकी जो क्लाइंटेज है उसमें क्या एशियन ज़्यादा हैं, यूरोपियन ज़्यादा हैं, या कहाँ के लोग हैं? जी मिक्स्ड है, लेकिन नेचुरली हम लोग चूँकि हमारा जो बिज़नेस मॉडल है इस तरह का है कि वी आर दी वॉइस ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़। तो हमारे पास यहाँ पे चाइना डेस्क है जिसके अंदर चाइना से रिलेटेड लॉयर्स यहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिटी को सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे अरेबिक डेस्क है और फिर हम लोग इंडिया पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे यूरोपियंस हैं जिनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर वकील बनना काफ़ी आसान है, आप लॉ डिग्री लें और वकील बन जाएं। क्या यहाँ भी यही तरीका है या कोई मुख्तलिफ तरीका है? यहाँ पे तो बहुत कम्पेटिटिव है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 30,000 स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं लॉ डिग्री के लिए। क्या ये सीटों की तादाद मुकर्रर है? ये फ्लक्चुएट करती रहती है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। 30,000 जो ऑप्ट करते हैं उसमें से कुछ सोलिसिटर बनते हैं और कुछ बैरिस्टर बनते हैं। सोलिसिटर बनने के लिए यहाँ पे फिर तकरीबन 3 से 5 हज़ार तक के दरमियान सीट्स मौजूद हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के लिए, और बैरिस्टर बनने के लिए तकरीबन 2,000 सीट्स मौजूद होती हैं बैरिस्टर बनने के लिए, एकेडमिक पार्ट कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट करना होता है। अगर आपने सोलिसिटर बनना है तो आपको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो 2 साल का होता है, वो तकरीबन 1200 अवेलेबल होते हैं। अगर आपने बैरिस्टर बनना है तो प्यूपिलेज करनी होती है, वो सिर्फ 300 अवेलेबल होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 30,000 से जो कंपटीशन स्टार्ट होता है वो आते आते कितना नैरो डाउन हो जाता है, और जो 300 प्यूपिलेजेस हैं बैरिस्टर बनने के लिए उसमें पिछले साल जिनको नहीं मिली होती वो भी अप्लाई करते हैं। वकील के ऊपर या वकील के कंडक्ट के ऊपर क्या हुकूमत का या वकला की तंजीमों का कोई चेक है? बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर तो एज अ लॉयर हर लिहाज से स्क्रूटनी होती है। सबसे पहले हमारा रेगुलेटर है सोलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी, फिर लॉ सोसाइटी है जो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के। वकील को किस किस चीज़ पर सज़ा मिल सकती है? अगर आप बगैर टिकट के ट्रेन में बैठ जाएं तो आपका लाइसेंस चला जाएगा। ट्रेन में टिकट ना होने का वकालत से क्या ताल्लुक? यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप अखलाकी तौर पे अपनी वैल्यूज़ को अपहोल्ड नहीं करते और आप डिसऑनेस्ट हैं तो आप अपने प्रोफेशन में भी डिसऑनेस्ट होंगे, तो इस वजह से आप इस प्रोफेशन में ऑपरेट ही नहीं कर सकते। आपकी जो लॉ फर्म है इसका सालाना टर्नओवर कितना है? यहाँ के हिसाब से 4 to 5 मिलियन के दरमियान हमारा। पाकिस्तान के हिसाब से पता करना हो तो कितने पैसे बनते हैं? प्रॉबली अराउंड 40 करोड़ तक बनता होगा सालाना। जी। आपको कितने मिल जाते हैं इसमें से पैसे? जी डिपेंड करता है, यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल। पाकिस्तान में लोगों को जो है बहुत शिकायत है कि एक्सेस टू जस्टिस जो है या इंसाफ की जो फरामी है लोगों तक वो बड़ी महंगी है और बड़ी ताख़ीर से होती है। बरतानिया ने ऐसा क्या किया है कि लोगों को इंसाफ पर बहुत यकीन है? यहाँ पे इंसाफ की फरामी के हवाले से एक स्पेशल एक्ट है जिसको एक्सेस टू जस्टिस एक्ट कहते हैं, जिसके बारे में एक कमीशन रिपोर्ट बिठाई गई, और यहाँ का एक बहुत बड़ा मशहूर कॉल है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और इसके अंदर वहाँ पे जजेस का, लॉयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान के अंदर, और उन्हें इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से यूके को फ्रेमवर्क को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे भी ये चेंज आई कि कोविड के बाद से 70% हेयरिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं CVP पोर्टल के ऊपर, जहाँ पे हम प्रेजेंट होते हैं और दूसरी तरफ से जज भी ऑनलाइन शमूलियत इख्तियार करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे जो सिविल मुकदमात हैं उनकी क्या लिमिट है? कितने पैसे मालियत का झगड़ा हो तो वो अदालत में जाता है या आउट ऑफ कोर्ट सेटल होता है? कहते हैं कि यहाँ अदालत पर या वकील करने में बहुत खर्च होता है, तो इसलिए इसको डिस्करेज किया जाता है कि अदालत में ना जाए। तो वो क्या लिमिट्स हैं? जितने भी मुकदमात हैं उनकी 3 लेयर्स हैं। एक है स्मॉल ट्रैक केस, फास्ट ट्रैक और फिर मीडियम ट्रैक। तो जो फास्ट ट्रैक या मल्टी ट्रैक केस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है, और यहाँ का एक बड़ा यूनिक उसूल है, वो ये कि जो पार्टी हारती है वो ना सिर्फ अपने वकील की फ़ीस देती है बल्कि दूसरी पार्टी के वकील की फ़ीस भी देती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी मुकदमा शुरू करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं हार गया
और मेरा मुकदमा ठीक ना हुआ एविडेंस की बेस के ऊपर, तो मुझे दूसरे की वकील की फ़ीस भी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे बहरहाल वकीलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एवरेज जो एक जूनियर लॉयर है वो तकरीबन 250 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से चार्ज करता है, जो सीनियर लॉयर्स हैं वो 1000 पाउंड पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तानियों का इस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में और ख़ासकर वकला का क्या रोल है? लंदन के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता है। एक बात श्योर है कि अगर आप यहाँ पे मेहनत करें और हार्ड वर्क करें तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। और जो मेरा ड्रीम है वो इसी सोसाइटी के अंदर, बरतानिया के अंदर ही पॉसिबल था कि यहाँ पे आने के बाद एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर स्टार्ट करके और फिर सेंट्रल लंदन के अंदर 4 ब्रांचेस के साथ ऑपरेट करना 80 लॉयर्स के साथ, ये जो एक ख्वाब है कहीं और पॉसिबल नहीं था। आपने शादी कहाँ की, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी शादी लाहौर में ही हुई और मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, उनकी बेटी के साथ, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी आईटी थे और डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके थे। जब मैं बैरिस्ट्री करके वापस गया तो वालिद और वालदा ने यही मुनासिब समझा कि अब शादी हो जानी चाहिए, तो मेरी शादी फिर 2004 में हुई और हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। क्या यहाँ गोरी मेमू से इश्क वगैरह नहीं लड़ाया बैरिस्ट्री के दौरान? ज़्यादा फोकस बैरिस्ट्री के ऊपर रहा, कैरियर प्रोग्रेशन के हवाले से रहा। उसके बाद फिर वालिद और वालदा काफ़ी समझदार थे, उन्होंने फ़ौरन ही शादी कर दी। आपको एशियाई हुस्न, पाकिस्तानी हुस्न पसंद है या यूरोपी हुस्न? दोनों की एक अपनी फ़ौक़ियत है। आपको दोनों में से कौन सा पसंद है? मुझे दोनों ही पसंद है जी। हम तो ये कहते हैं कि जी खूबसूरत चेहरे हैं, दाने हैं तस्बीह के, नज़रों से गुजरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। गोल्फ किट लेकर घर से रवाना हुए। गोल्फ रेंज पहुंचे, गोल्फ की प्रैक्टिस की। घर वापस आए। ये बताएं कि शादी कब हुई? शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो गए हैं। आपने वहाँ क्या पढ़ा पाकिस्तान में? मैंने साइकोलॉजी में डिग्री की थी वहाँ पे, साइकोलॉजी और सोशल वर्क, और फिर यहाँ आके फिर उसको कंटिन्यू किया और टीचिंग भी की हुई थी वहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे आके मोंटेसोरी टीचर्स ट्रेनिंग। फिर यहाँ के NHS में काम किया, पब्लिक हेल्थ में। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह माहिर नफ्सियात हूँ और लोकल कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ पे टॉक वगैरह देती हूँ। 2016 को में मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई और उसके बाद से पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ और ज़्यादा गहरा हो गया, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद मैंने उनके नाम की चैरिटी खोली, सईद अलवी चैरिटी, और मैं यहाँ बैठकर रन करती हूँ और उनके जितने चाहने वाले थे वो सारे मेरे वॉलंटियर हैं। लड़ाई होती है आपस की? लड़ाई होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी ताल्लुक़ के लिए, क्योंकि जब आप को एक दूसरे की कमज़ोरियाँ पता हो तो आप ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगले को साबित करें कि आप उनकी एक दूसरे की कमज़ोरी को संभाल सकते हैं। तो इनकी क्या कमज़ोरियाँ? देखिए, जब हम जज्बाती होते हैं तो फिर हमारी कमज़ोरियाँ भी बाहर आती हैं। ज़्यादा गुस्सा कौन करता है, आप या ये? डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, मामला क्या है। यानी दोनों करते हैं? हमारा ये है कि एक हमारी आपस में एक मुआहदा हुआ है कि एक को गुस्सा चढ़े तो दूसरा चुप हो जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि आप तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, यहाँ अगर पाकिस्तान से मुकाबला किया जाए तो यहाँ बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है यहाँ जॉब? अगर आप पढ़ाई के हवाले से बात करें तो यहाँ का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ के सिस्टम से। अच्छा बुरा नहीं है, बस मुख्तलिफ है। What's the difference between Pakistani and English culture? I think it's probably like the food and like probably the clothes and generally the people, how they act. What you like the most?
I like both of them. Like I like going to Pakistan a lot, and I also like England a lot. What about your father? How good is he? He takes us out a lot, and yeah, we do a lot of sport with him as well. Is he different from other fathers? Yeah, I feel like he's very like fun to like be out with. आपका क्या नाम है? Anaya. लगता है यहाँ के हम डिफरेंट हैं, एशियन और बाकी लोग डिफरेंट है, कोई आपको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कोई? No, everyone's very welcoming and yeah. आपको कौन सा कल्चर अच्छा लगता है? Both. I like Pakistani food. Which food you like? I like biryani. What else? I like keema and naan. बेटे अपना नाम बताओ. Aram. What culture you like? I like Pakistan. Dil Pakistan, ja Pakistan, dil Pakistan, ja Pakistan. What things you like in Pakistan? I like halwa puri. घर पर डिनर का एहतमाम किया गया था। बच्चों ने खुद खाने की टेबल सजाई। आपका ओरिजिन पाकिस्तानी है, आप बरतानिया में रहते हैं, बरतानवी शरीयत रखते हैं, तो ये जो दो आइडेंटिटीज़ हैं इनकी वजह से ज़ाहिर है बच्चों में पाकिस्तानियत, इस्लामियत और फिर बरतानियत, इसको कैसे कायम रखते हैं? एक्चुअली आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पाकिस्तान से हमने जो सीखा वो फैमिली वैल्यूज़, इकट्ठे रहना, उसके अलावा अपनी वैल्यूज़ के ऊपर बिलीव करना और डिटर्मिनेशन, ये एक जो हमारे अंदर एक रिजिड डिटर्मिनेशन आती है, वो हम अपनी दादी से, नानी से जो कहानियाँ सुनते हैं वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं और एक प्रैक्टिकल वैल्यू मिलती है हमें कि इन वैल्यूज़ का लाइफ के अंदर क्या रोल है। वो लेकर जब आप इस सोसाइटी के अंदर आते हैं जो कि ओपन है, जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर नहीं है इस लिहाज से, और यहाँ का सिस्टम आपको पुश करता है प्रोग्रेस की तरफ से, तो इट बिकम्स अ रियली गुड कॉम्बिनेशन। क्या आपको डर नहीं लगता कि दूसरी या तीसरी नस्ल में जो पाकिस्तानी शनाख्त और इस्लामी शनाख्त है ये ख़तरे में पड़ जाएगी? बिल्कुल, बहुत बड़ा इस वक्त एक चैलेंज है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के मौजूद होते हुए, कि जो माँ बाप का इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों की ज़िंदगी के अंदर वो सोशल मीडिया टेक ओवर ना कर ले। इस हवाले से आई थिंक कि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो पेरेंट्स को बहुत इंगेजमेंट की ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ। और जो हम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे देखते हैं वो ये कि यहाँ पे पेरेंट्स अपनी मेजॉरिटी जो ड्यूटीज़ हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं, कि कुरान का टीचर हायर कर लिया, पियानो का टीचर हायर कर लिया, अच्छी एजुकेशन के लिए आपने फ़ीस फ़ंड कर दिया एंड यू थिंक कि आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ एक इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर माँ बाप बैठ के बच्चे के साथ इंगेज होते हैं, अपने दिन की स्टोरीज़ बताते हैं रात को खाने की टेबल के ऊपर बैठ के। आई थिंक वो पार्ट जब तक रहेगा, जब तक वो कनेक्शन रहेगा, हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन कनेक्टेड रहेंगी अपनी वैल्यूज़ के साथ। पाकिस्तानी सियासत से कितने वाकिफ़ हैं? क्या कभी किसी पाकिस्तानी लीडर से मिले हैं और वो कैसी रही मुलाकात? आई एम वेरी रियली लकी, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे एग्ज़ाइल पर थी तो हमारे साथ नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल बैरिस्ट्री कर रहे थे, वो भी एग्ज़ाइल पे थे और CEC के परमानेंट मेंबर थे, तो उनके तवस्सुत से बहुत बार बीबी के साथ मिलना भी हुआ और 2 ओकेजन्स पे मैंने उनकी स्पीचेस भी लिखी। और मुझे ये भी एक बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए कि जब मिसाक जमहूरियत का मामला था तो रहमान मलिक साहब यहाँ पे थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें रफ़ ड्राफ्ट बना के भेजें, तो उन्हीं के एजवेयर रोड वाले घर में बैठ के आई प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट, और जिसको बाद में एतजाज़ एहसन साहब ने फिर टेक ओवर किया और उन्होंने फाइनलाइज वर्जन उसका आगे प्रमोट किया। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी सियासत में ख़राबी क्या है? पाकिस्तानी सियासत के अंदर डेमोक्रेसी के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली जो एक रीसेंट अभी किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बुक लिखी है हार्ड पाकिस्तान,
और उसका एनालिसिस बड़ा अच्छा है इस लिहाज से कि हम लोग वैल्यूज़ के साथ अटैच नहीं है, हम लोग इंसान के साथ अटैच हैं। तो अगर मर्डर भी हो जाए तो अगर आप किसी ख़ास बंदे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस विलेज के अंदर जाके कहता है कि ये हमारी बरादरी का बंदा है, तुमने गवाही नहीं देनी, और जब वो बंदा गवाही नहीं देता तो आप मर्डर से भी बचत हो जाती है आपकी, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपनी इतनी बड़ी वैल्यूज़ के हवाले से। तो हमें बंदे से मूव होके वैल्यूज़ के ऊपर जाना है कि अगर वैल्यू है उसकी ब्रीच नहीं हुई, उसकी ब्रीच नहीं होनी चाहिए चाहे जो भी बंदा मौजूद हो। सेकेंडली आई थिंक कि जो इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो किसी भी हवाले से चेक एंड बैलेंस नहीं रह सकेगा।